जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा बहुत करीब में आ गई है और उस परीक्षा के क्रम में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर। मॉडल पेपर आपका 14वां मॉडल पेपर चलने जा रहा है। परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है और एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर इससे पहले की क्लासेस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में खंड का में कह रहा है कि आचरण की सभ्यता, पहला प्रश्न है और का प्रश्न है। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता एक निबंध है, तो इसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर संपूर्णानंद जी हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कौन है बच्चों आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक? तो इसमें आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्हें सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खा वाला प्रश्न है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो चिंतामणि और विचार बीथी, ये दो बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 1 का गा कह रहा है उसने कहा था कहानी के लेखक। तो उसने कहा था, सबसे पहले तो एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि है क्या। तो बच्चों ये कहानी विधा है। कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है। उसने कहा था और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो कौन है बच्चों? तो इसके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। प्रश्न संख्या घ इसका कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आप लोगों के गद्य खंड का पहला पाठ यही है, राष्ट्र का स्वरूप। और वासुदेव शरण अग्रवाल का है ये भी पता है, लेकिन ये उनके कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? भारत की एकता, या फिर पृथ्वी पुत्र, या कल्प वृक्ष, या कला और संस्कृति। तो बच्चों जो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, ये उसी से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। और पहले का अंगा कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी आप लोगों के सिलेबस में है। फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या अमरकांत जी हैं। तो बच्चों जो बहादुर कहानी है इसके लेखक हैं अमरकांत जी। कौन हैं? अमरकांत जी इसके लेखक हैं। फिर दूसरे का पहला प्रश्न आप लोगों का गद्य खंड से होता है, जिसमें 5 बहुविकल्पीय होते हैं, और दूसरा आप लोगों का काव्य खंड से होता है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय होते हैं। तो दूसरे के का में कह रहा है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? कौन से सर्ग में है? चतुर्थ सर्ग में, या फिर नवम सर्ग में, या फिर पंचम सर्ग में, या तृतीय सर्ग में। तो जो उर्मिला का विरह वर्णन है बच्चों, ये नवम सर्ग में है। कौन से सर्ग में है? तो नवम सर्ग में है। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का खा कह रहा है कि कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, या भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका,
ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। इसके बाद में आप लोगों से पूछ रहा है गा नंबर, इसमें कह रहा है कि पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या जयशंकर प्रसाद, या फिर नरेंद्र शर्मा। पलाशवन काव्य संग्रह के प्रणेता बच्चों नरेंद्र शर्मा जी हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा वाला। और घ नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या फिर अज्ञेय जी। मतलब छायावादी कवि कौन नहीं है बच्चों? तो छायावादी कवि में अगर हम लोग देखें तो प्रसाद पंत देवी निराला, यानी महादेवी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत हो गए सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, ये प्रमुख कवि हैं। लेकिन अज्ञेय जी क्या हैं? तो अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंगा नंबर आपसे पूछ रहा है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? क्या धर्मवीर भारती की हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो बच्चों निशा निमंत्रण जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अब आप लोगों का इसमें एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 और देखते हैं कि क्या कह रहा है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। बच्चों ये कौन से पाठ से है? तो आप लोग एक पाठ पढ़े होंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और ये उसी पाठ का लिया गया है। तो इसमें पहले आपसे प्रश्न ही पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या है भैया? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है बच्चों? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 का खा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश देखिए क्या है? यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो व्याख्या कह रहा है कि यह दीपक की ज्योति आत्मिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। लेखक कह रहे हैं कि यह ज्योत जागरूकता जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन, सेवानिरत जीवन और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन से मिलती है। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है क्योंकि यह जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाती है। तीसरा कह रहा है कि गद्यांश का उद्देश्य क्या है? गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, गा वाला इसमें कह रहा है। तो गद्यांश का उद्देश्य यह दिखाना है कि उम्र बढ़ने के साथ भी जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता उम्र में नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। फिर घा नंबर में कह रहे हैं कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो भैया विश्व की सर्वोत्तम ज्योति जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शिक जीवन की ज्योति है। कौन सी है? तो जागरूक जीवन की ज्योति है
और लक्ष्यदर्शिक जीवन की ज्योति है। अंगा नंबर कह रहा है लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है। तो लेखक ने बूढ़ी महिला नर्सों के मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है, जो उनकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक, अब देखिए दो गद्यांश दिए जाते हैं, तो चाहे आप उसे कीजिए अथवा आप इसे भी कर सकते हैं, अथवा में इसे कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। चलिए ये कौन से पाठ का है, तो भैया शीर्षक देख लीजिए। शीर्षक और लेखक कह रहा है, मतलब संदर्भ भी पूछ रहा है। प्रस्तुत अंश गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या चलो देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका अर्थ है कि भाषा और संस्कृति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती है वैसे वैसे संस्कृति भी बदलती और विकसित होती है। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि जब विज्ञान में नए आविष्कार होते हैं तो संस्कृति में भी नए विचार और दृष्टिकोण आते हैं। भैया विज्ञान में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है संस्कारों में भी परिवर्तन होगा। इसके लिए भाषा में भी नए शब्दों और अभिव्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ताकि इन नए विचारों और अवधारणाओं को सही ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भाषा और संस्कृति का संबंध गतिशील और परिवर्तनशील है, जो विज्ञान की प्रगति के साथ और भी विकसित होता जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है इसमें गा नंबर कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। भाई नए शब्द हमें क्यों खोजने चाहिए, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण नए शब्दों की खोज करना आवश्यक है। तो वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है। भाई जो विज्ञान के आविष्कार के प्रभाव से नई सांस्कृतिक हलचल परिवर्तन हो रहा है उसको कोई शाब्दिक रूप देना होगा, और उसके लिए क्या चाहिए, नए शब्दों की खोज होनी चाहिए। फिर घा नंबर क्या पूछ रहा है, घा नंबर पूछ रहा है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो भैया भाषा स्वयं ही संस्कृति का एक अटूट अंग है। और क्या पूछे कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, मतलब भाषा में भी नवाचार होना चाहिए, नए नए परिवर्तन होना चाहिए। ये किसके लिए आवश्यक है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। रहिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है पद्यांश, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हीं से फैलेगी यह बेल, विश्ववन सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। मतलब इसमें कवि कह रहा है अर्थात जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, श्रद्धा मनु वाले शीर्षक से है कि तुम संस्कृत अर्थात इस संसार सागर के एक ऐसे मूल रहस्य बन जाओ कि तुम्ही से सारी बेल अर्थात जीवन रूपी बेल विकसित होती रहे, जीवन की आशा कभी मत छोड़ो। विश्ववन सौरभ से भर जाए, मतलब ये विश्व रूपी वन, सौरभ अर्थात कि वसंत ऋतु, तो
तो वसंत ऋतु जैसे खुशियों से भर जाए ऐसा तुम फूलों का खेल खेलो। क्या होता है, वसंत ऋतु में फूल बहुत विकसित होते हैं। और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, क्या कहा और क्या, ये कौन सी बात हुई, क्या तुमने विधाता का मंगल वरदान नहीं सुना, मंगलकारी वरदान नहीं सुना। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। क्या कहा कि शक्तिशाली बनो विजयी बनो, ये ब्रह्मा जी का विधाता जी का जो वरदान है, क्या तुम उसे नहीं सुनते हो। अब देखिए इसमें उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम पूछा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो एक बार देख लीजिए रेखांकित अंश क्या है। विश्ववन सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि विश्व को फूलों की सुगंध से भर दो, अर्थात आनंद ही आनंद हो जाए और सुंदर खेल खेलो। यहाँ कवि मनु को विश्व को सुंदर और खुशहाल बनाने का आह्वान कर रहा है। जैसे फूलों की सुगंध वातावरण को भर देती है, वैसे ही मनु के कार्य और विचार विश्व को सुंदर और प्रेरणादायक बनाएं, ऐसा इसकी कवि की इच्छा है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा नंबर, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति का आशय है कि मनु को सृष्टि के मूल रहस्य बनने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे वह जीवन को नई दिशा और अर्थ दे सकें। फिर चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है कि इस गद्यांश में पूरा विश्व किसका विजयगान कर रहा है। तो भैया इस पद्यांश में पूरा विश्व मनु के जयगान कर रहा है, जो उनकी शक्ति और विजय की प्रशंसा कर रहा है। फिर पांचवा नंबर कह रहा है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो शक्तिशाली हो विजयी बनो पंक्ति के माध्यम से कवि मनु को शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़ने का संदेश देना चाहता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और विश्व में अपना स्थान बना सकें। फिर क्या है, अथवा में कह रहे हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखती नित्य जाना। राधिका जी पवन से कहती हैं, पवन दूतिका से, कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई लता, किसी फूल की लता डाली, अर्थात छोटी वाली जो लताएं होती हैं, बेलें होती हैं, अगर सूखती हुई मिले, मतलब कोई सूख रही हो और ज़मीन पर पड़ी हुई हो, तो उसे क्या करना, प्रभु जी के चरणों के पास में, श्याम के, मेरे श्री कृष्ण के चरणों के पास में ला करके गिरा देना और उन्हें सीधे से बता देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के जिस प्रकार से लता सूख रही है, उसी प्रकार से मैं अत्यधिक कमज़ोर होती जा रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। अब देखिए बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, मेरा होना अतिमलिन और सूखती नित्य जाना। तो रेखांकित अंश के माध्यम से राधिका जी बताना चाहती हैं कि मैं किस प्रकार से दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हूँ और कैसे सूखती जा रही हूँ, अर्थात अपने दुखों का वर्णन करती हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देना चाहती है। तो सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को यह संदेश देना चाहती है कि जैसे लता सूख गई है, वैसे ही वह भी प्रेम की कमी के कारण सूख रही हैं और उसे अपने प्रेम की आवश्यकता है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं चौथे में, कि कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे और क्यों की है।
जो नायिका की शारीरिक स्थिति है उसकी तुलना किससे और क्यों किया? तो भैया कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना सूखी लता से की है, क्योंकि नायिका का प्रेमी दूर है और वह उसके प्रेम के बिना सूख रही है, जैसे लता पानी और देखभाल के बिना सूख जाती है, ठीक उसी प्रकार से सूखती जा रही है। अलंकार योजना पूछ रहे हैं, तो अलंकार योजना क्या है? उपमा है। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना तो प्रतीकात्मकता भी है बेटा। कौन सा? प्रतीकात्मकता भी है, मतलब प्रतीक के रूप में किसको लिया है? सूखी लता। तो प्रतीक में बहुत कम लोग रहते हो, जिससे आनंद नहीं आता है पढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 80 शब्द। कौन कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। हम लोग देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, पत्रकार और निबंधकार थे। उनका जन्म 29 मई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जहां उन्होंने हिंदी साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सा? माटी की मूर्तें, दीप जलेगा, जिंदगी मुस्कराई, बंधनवार, यादों के झरोखे आदि। अब इसमें बंधनवार बहुत पूछा जाता है, और क्या है बच्चों? जिंदगी मुस्कुराई। ये माटी की मूर्तें भी बहुत बार पूछी गई है। 3-4 रचनाएं हैं, तो 3 इसमें से जरूर याद कर लेना। उनकी रचनाएं जीवन के सरल और सच्चे अनुभवों को प्रकट करती हैं। उन्होंने अपने निबंधों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, जैसे कि गांव का जीवन, सामाजिक समस्याएं और व्यक्तिगत अनुभव को उन्होंने इसमें शामिल किया है। प्रभाकर जी की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। उन्होंने अपने पाठकों को जीवन के वास्तविक पहलुओं से परिचित कराया और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को आकर्षित करती हैं और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए खा नंबर पर क्या कह रहा है? तो खा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। कौन कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, निबंधकार और संपादक थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। हरिऔध जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। उनके कार्य जीवन का आरंभ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में हुआ और बाद में कानूनगो के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में सेवा दी। हरिऔध जी की प्रतिष्ठा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में है और उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। ध्यान रखना, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास है। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों प्रमुख रचनाएं उनकी कौन कौन सी हैं। तो काव्य में है प्रिय प्रवास पूछा जाता है, वैदेही वनवास भी पूछा जाता है, काव्योपवन, रसकलश बहुत पूछा जाता है, बोलचाल पर चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ये दोनों तो बहुत बार पूछे गए हैं। पारिजात भी पूछा गया है, कल्पलता भी पूछी गई है। मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली और हरिऔध सतसई,
जिसमें प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, इतने आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद में उपन्यास में देखें तो उपन्यास में पूछा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, ये दोनों पूछे गए हैं। नाटक में रुक्मणी परिणय, ये भी पूछा गया। प्रद्युम्न विजय, व्यायोग। फिर ललित निबंध में संदर्भ सर्वस्व, आत्मकथा में इतिवृत्त, और आलोचना में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूतिमती ब्रजभाषा, ये हैं। इसके बाद देखते हैं तो हरिऔध जी 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे। उन्हें प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 मार्च 1947 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। अथवा देखिए उसको हम नहीं लिखवा रहे हैं, बहादुर कहानी का उद्देश्य एक बार करवा चुके हैं, आप लोग पिछले पेपर से भी देख सकते हैं वहाँ से जा कर के। और पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द इसका भी होना चाहिए। चलो इसको लिख देते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश इस प्रकार है। कैसे है? गांव के महतो टोली के लोग रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीदते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सरदार अपनी पत्नी को इसके पूजन का निर्देश देते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता। गोधन नामक युवक को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन उसे बिरादरी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि वह सिनेमा के गाने गाता है। मुनरी जो गोधन से प्रेम करती है, अपनी सहेली कनेली को बताती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। कनेली यह बात सरदार तक पहुंचाती है और अंततः गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने को कहा जाता है। गोधन पंचलाइट में तेल भरता है और स्प्रिट मांगता है, लेकिन स्प्रिट नहीं मिलने पर वह नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट जलने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और गोधन की प्रशंसा करते हैं। गोधन की होशियारी से सभी प्रभावित होते हैं और उसकी पिछली गलतियों को माफ़ कर देते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ग्रामीण जीवनी की सजीव झांकी प्रस्तुत की है और यह दिखाया है कि आवश्यकता के समय लोग अपनी गलतियों को माफ़ करने को। 7वां प्रश्न अब देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो इसमें प्रश्न का में कह रहा है कि त्यागपति खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए, अर्थात चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए कर लेते हैं। हर्षवर्धन एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने छोटे राज्यों को एकजुट करके एक विशाल राज्य की स्थापना की। उनकी देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। हर्षवर्धन के प्रमुख गुणों में क्या क्या है? आदर्श पुत्र और भाई। उन्होंने अपने पिता की बीमारी के दौरान उनकी सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद अपनी बहन राजश्री की देखभाल भी किया। फिर क्या कह रहे हैं? अजय योद्धा। अजय योद्धा में क्या भैया? उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की रक्षा की। महान त्यागी में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके प्रजा के हित में काम किया। श्रेष्ठ शासक देखें तो उन्होंने अपने राज्य में धर्म और संस्कृति की उन्नति की और प्रजा को सुखी बनाया। कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी।
कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चय में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ बने रहे। खा नंबर में कह रहा है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर क्या करना है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है। गा नंबर कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के षष्ठ सर्ग यानी नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा इसमें है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। घा नंबर कह रहा है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु आप लिखिए। और अंगा नंबर में कह रहा है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार लिखिए। 4 नंबर में कह रहा है रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या फिर रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। अब देखिए इसके बाद आता है 8वां प्रश्न, और सभी लोग शेयर और लाइक करते रहें। और 8वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि दिए गए 8वें का क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भैया ये क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्चासीत्, ये आप लोगों का संस्कृत के प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से पाठ से है, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इसके और लेखकों का किसमें कुछ है ही नहीं। तो महामना विद्वान वक्ता मतलब महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवेव आसीत, परमस्य लेकिन इनका सर्वोच्च गुणा मतलब सर्वोच्च गुण जनसेवेव आसीत मतलब जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्य मनाश्च अपश्यत, यत्र कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, अयम माने ये, जनान माने लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड़ित मनाश्च अपश्यति और पीड़ित मन से देखते थे, तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः, वहीं ये जल्द ही उपस्थित होकर के सर्वविधम सहायंच अकरोत, हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावेवासीत, प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए संदर्भ और हिंदी अनुवाद को। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अथवा वाले में। अथवा वाले में देख लीजिए, कह रहे हैं हंस राजा तदेव परिस्मध्ये आत्मना भाग्नेयाय हंस पोतकाय दुहितरम अच्छत, मतलब ये आपका है जातक कथा से। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। हंस राजा तदेव परिस्मध्ये, हंसराज वहीं सभा के बीच में, आत्मना भाग्ने आए मतलब अपनी पुत्री, हंस पोतकाय मतलब हंस पोतिका को, दुहितरम अच्छत मतलब हंस को प्रदान कर दिया। मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य, मयूर भी हंस पोतिका को न पा करके लज्जिता मतलब लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात् पलायिता, वहाँ उस स्थान से पलायन कर गया अर्थात चला गया। हंसराजो अपि हृष्टमानसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए। अब देखते हैं बच्चों खा नंबर क्या कह रहा है। तो खा नंबर कह रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो मतलब आपको इसमें करना है ना मे रोचते भद्रम वह उलुकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना मे रोचते भद्रम, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वह उलुकस्याभिषेचनम मतलब उल्लू का अभिषेक, यानी मुझे उल्लू का अभिषेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसका बिना क्रोध के मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति,
तो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा? संदर्भ में वही है और हिंदी अनुवाद हमने बता ही दिया है। अथवा अथवा क्या कह रहा है बच्चों? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ये आप लोगों का किस पाठ से है? तो ये आप लोगों का है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से। वही हो जाएगा। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया। परोक्षे कार्य हंतारम मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कार्य बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और प्रत्यक्ष रूप से प्रिय बोलने वाला हो। वर्जेतादृशम मित्रम ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम जैसे दूध से भरे हुए घड़े के भीतर मतलब दूध मुख पर लगा हो और भीतर जहर भरा हुआ हो। अब देखते हैं बच्चों 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन सा है? पहला है दाल में काला होना। अर्थ क्या है? किसी कार्य या योजना में कोई गड़बड़ी या खोट होना। वाक्य प्रयोग चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि इस बार की योजना में जरूर दाल में कुछ काला है। या फिर क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पर चलना मतलब खतरे लेना। वह अपने कार्यों में सफल होने के लिए तलवार की धार पर चलता है। अच्छा, इसमें फिर अगला क्या कह रहे हैं? टका सा जवाब देना। अर्थ क्या है? तुरंत जवाब दे देना मतलब वह अपने बड़ों के प्रश्नों का टका सा जवाब देता है। यहाँ प्रकाश का जवाब नहीं, टका सा जवाब देता है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है? चांदी काटना मतलब बहुत ही लाभ या फायदा होना। नए बिजनेस में पहले ही महीने में उसने चांदी काट ली और अच्छा खासा मुनाफा। 10 प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तो पाया कि वह श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहें। मतलब उनके मन में विचार आया कि वह श्री निकेतन के तिमंजिले वाले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मन में आया हो और निर्णय ले लिया हो। वह सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार यानी घुमावदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु मतलब जो शरीर कमजोर भी तो था, तो वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया सका। अब देखते हैं यहाँ पर पूछा गया कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो गुरुदेव शब्द है बच्चों ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसे कहा गया है गुरुदेव? तो गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे कहा गया बच्चों? तो गुरुदेव शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए है? वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए किया गया है। खा नंबर इसमें कह रहा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्यों बनाया? उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले में रहने का निर्णय लिया हो। मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो शायद इसीलिए सोचा हो कि चलो श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले में हम लोग निवास करते हैं। और क्या है? उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? मतलब अगर उनके पास तक जाना हो तो कौन कौन सी कठिनाइयां थी ये बताना है। ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव सा था। मतलब वृद्ध भी थे, कमजोर शरीर से भी थे, इसलिए वहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत असंभव था, बहुत मुश्किल सा था। प्रश्न संख्या 11 और 11 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए।
शब्द युग्म है उसका सही अर्थ चयन करना है और कॉपी में लिखना है, क्योंकि कोई OMR यहाँ पर मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए कहाँ पर लिखना है बच्चों, तो इसे आपको लिखना है कॉपी में। और क्या कह रहा है, अम्ब और अम्बु, अम्ब और अम्बु का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। आम और बादल होगा, या माता और पिता होगा, या फिर माता और पानी होगा, या फिर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ब मतलब माता, अम्ब मतलब माता, यानी ये दोनों कट गए, दो में भी हमें माता मिल रहा है। और अम्बु मतलब पानी होता है, तो क्या हो जाएगा, माता और पानी। इसके बाद में भवन और भुवन कह रहा है, भवन और भुवन, इसका अर्थ अंतर करना है। घर और संसार होगा, या लोक और परलोक होगा, या ग्राम और जगत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों भवन मतलब घर, भवन मतलब घर, और भुवन मतलब संसार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर खा नंबर पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। एक शब्द लीजिए और उसका दो दो अर्थ लिख दीजिए। तो भैया द्विज कह रहा है, तो द्विज का दो अर्थ क्या होता है, एक तो पक्षी होता है, दूसरा ब्राह्मण होता है। फिर वारिद कह रहा है, और वारिद का दो अर्थ क्या होता है, तो बादल होता है और हाथी होता है। और इसके बाद में फिर अगला क्या है, तो अगले में कह रहा है मित्र, मित्र शब्द का दो अर्थ होता है सखा और सूर्य। क्या क्या होता है, सखा और सूर्य। इस प्रकार से खा नंबर वाला भी हो गया। अब देखते हैं गा, गा नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। मतलब जो भी सही हो उसे आप लिख दीजिए। और क्या कह रहा है कि जिसका कहीं अंत ना हो, मतलब जिसका कहीं अंत ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, अनेक कहेंगे, या अनंत कहेंगे, या फिर अगण्य कहेंगे, या अभिन्न कहेंगे। अभिन्न उसे कहते हैं जिसे अलग ना किया जा सके, जो कहीं भिन्न ना हो सके। अगण्य उसे कहते हैं जो गिना ना जा सके। और अनेक मतलब जहाँ पर एक से अधिक हो। और अनंत जिसका कहीं अंत ना हो, यानी बा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कम बोलने वाला, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अमित भाषी कहेंगे, या फिर बहुभाषी कहेंगे, या मितभाषी कहेंगे, या मृदुभाषी। मृदुभाषी जो कम मतलब मधुर बोलता हो। बहुभाषी मतलब जो बहुत सी भाषाएं जानता हो। अमित भाषी जो कम ना बोलता हो, तो क्या हो जाएगा भैया, मित भाषी होगा जो कम बोलता हो। इसके बाद में घा नंबर, और घा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिख दीजिए। कोई भी दो वाक्य आप क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के बाद उन्हें आप लिख देंगे। जैसे पहला वाक्य कहा गया पुत्री पराया धन होता है। भैया पुत्री कैसा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, यानी होती है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होती है। तो क्या हो जाएगा, पुत्री पराया धन होती है। इसके बाद में क्या है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। थोड़ा सा अपमानजनक लग रहा है, बड़े भैया है ना, तो ऐसे कहा जाए कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो अपमानजनक लग रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, आज मेरे बड़े भाई आ गए। क्या होगा, आज मेरे बड़े भाई आ गए। तुम, फिर कह रहा तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तो मेरे को क्या है, ये तो जैसे लग रहा है कि कोई लठमार भाषा चल रही है ना, तो क्या होना चाहिए, तुम मुझे पुस्तक दे दो। क्या होगा बच्चों, तुम मुझे पुस्तक दे दो। और चौथा है मैं इस लड़कों को पढ़ाया हूँ। लड़कों बहुवचन है, इस एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। मैं इन लड़कों को पढ़ाया हूँ, और ये आपका बन गया बहुवचन और सही हो गया। 12 का और 12 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। चलिए, दिवाली आप लोगों को बहुत ही जीवन में अपार खुशियाँ, सुख समृद्धि लेकर के आए और आरोग्यता लेकर के आए। 12 का क्या कह रहा है बच्चों, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। मतलब करुण रस या फिर शांत रस, इस दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो करुण रस का मैं बता रहा हूँ, जब आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव
और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए क्या कहा गया, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी हे प्रभु, जैसे कोई मतलब कह रहे हैं कि जैसे कोई सर्प अपना मणि खो देने पर अपना फन पटक पटक करके अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार से क्या कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया। श्रवण कुमार की माता जी रो रही हैं कि आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया है कि आपने मुझे अंधी बना दिया और आज मेरे पुत्र श्रवण कुमार को भी छीन लिया है। अब क्या कह रहे हैं, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। खा में क्या कह रहा है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा का लक्षण और एक उदाहरण। तो चलिए हम श्लेष का लिख दे रहे हैं। और श्लेष अलंकार में क्या कह रहा है बच्चों कि जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द हो, उसका एक ही बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत, धरती नहीं धरत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और। चित्त ये गलत हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में, जो एक क्या कहते हैं वर्तनी शुद्धिकरण वाला लगा होता है वो अपने आप कर लेता है जैसे आगे बढ़ो। तो क्या है बच्चों, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें क्या कहा गया कि चरण धर, जैसे जब चलते हैं अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, मतलब उस समय विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते और क्या कर रहे हैं, चितवत चारियों ओर, मतलब चारों ओर देखते हुए चल रहे हैं। कौन कौन, तो कभी व्यभिचारी और चोर। सुबरन यहाँ पर एक शब्द है, तीन अर्थ है। सुबरन मतलब सोना, कवि के रूप में सुंदर शब्द हो जाएगा, व्यभिचारी के अर्थ में लेंगे तो सुंदर स्त्री हो जाएगा, और चोर के अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, चोर के अर्थ में जब लेंगे तो सोना अर्थात धन हो जाएगा। इसको ये देखते रहते हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चों, गा नंबर कह रहा है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। चलिए चौपाई को देख लेते हैं। और चौपाई में क्या कह रहा है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देखिए प्रभु मतलब यहाँ प्रा पर 2 है, 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 13 2 15 1 16। इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों, छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। कि छात्रावास की जीवन शैली कैसी होती है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको पता लिखना है कि कौन से छात्रावास से आप लिख रहे हैं। छात्रावास है MLK PG कॉलेज बलरामपुर उत्तर प्रदेश, और दिनांक आज का है 20/10/2025। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, प्रिय मित्र, आशा है तुम कुशल हो। मैं तुम्हें अपने छात्रावास की जीवन शैली के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने छात्रावास की जीवन शैली के बारे में बताना चाहता हूँ। छात्रावास में जीवन बहुत ही अनुशासित और नियमित होता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और फिर पढ़ाई करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। यहाँ के साथी भी बहुत अच्छे हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। पुस्तकालय, खेल का मैदान और कैंटीन सभी एक ही परिसर में हैं। इससे हमें अपनी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तुम्हें भी यहाँ आकर देखना चाहिए। तुम्हारा मित्र, देखिए ये चीज़ इधर सेट होना चाहिए बच्चों, इधर नहीं सेट कर पाए इसके लिए सॉरी, ये इधर सेट होना चाहिए। तुम्हारा मित्र काकागा नाम नहीं लिखना है। अब देखिए अथवा क्या कह रहा है, अथवा कह रहा है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री
की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और खेल कूद की सामग्री पर मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखवाया है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखवा रहे हैं, आप लोग उसे ढूंढना और लिखना। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी भी एक विषय पर। 4 विषय यहाँ पर आपको है। भारत में कृषि क्रांति, यानी कृषि क्रांति जो ये जानी हरित क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इतने चीज़ों पर है। अब देखिए हम इसमें घ नंबर वाला लिख रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अंतिम प्रश्न है, एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, इसे आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में, और अपना दिवाली का आनंद भी लेते रहिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है अगर अनुशासित नहीं है तो। अनुशासन विद्यार्थी को समय प्रबंधन, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी की भावना सिखाता है। यह उन्हें अपने अध्ययन में नियमित और अनुशासित रहने में मदद करता है, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी होती है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन विद्यार्थी को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियां के बारे में भी सिखाता है। यह उन्हें दूसरों के साथ सम्मान और सहयोग के साथ व्यवहार करने में मदद करता है, जिससे वह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अनुशासन के कुछ तरीके क्या हैं? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के कुछ तरीके हैं। समय पर उठना और सोना, नियमित अध्ययन करना, खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेना, दूसरों के साथ सम्मान और सहयोग के साथ व्यवहार करना, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना। अनुशासन विद्यार्थी को एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, एक अच्छा नागरिक बनने और समाज में योगदान करने में मदद करता है। इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोगों का ये 6वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हुआ, और 6वां मॉडल पेपर ये 2024 का जो अंशाल पेपर है ये उसी वाले में से था, और 2024 का अंशाल पेपर का ये आप लोगों का एक सेट है, और उस सेट का कोड है 302 DI। ये आज 302 DI कंप्लीट हुआ है। कौन सा? 302 पेपर कोड है DI। तो ये वाला आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।